हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। इसका एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है, थोड़ा लेट है लेकिन उसके लिए सॉरी। हम लोग पढ़ चुके थे पहले वीडियो में, सेक्शन 4 तक पढ़ चुके थे। सेक्शन 4 के बाद हमें सेक्शन 5 पढ़ना है और सेक्शन 5 में सेक्शन 4 के क्लास 2 के अंतर्गत कुछ प्रभाव बताए गए हैं। तो सेक्शन क्लास 4(2) के अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की जाती है चकबंदी के लिए, तो जब चकबंदी की विज्ञप्ति जारी हो जाती है, उसका प्रकाशन हो जाता है, तब क्या प्रभाव होंगे उस क्षेत्र में, क्या व्यवस्था होगी। ये प्रथम चरण है चकबंदी शुरू होने का। तो इस विज्ञप्ति के प्रभाव धारा 5 में बताए गए हैं। धारा 4(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन हो गया, उसका वो प्रचारित हो गई। अब धारा 5 पढ़ते हैं जिसमें हमें उसके प्रभाव पता चलेंगे कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव तो धारा 5 के अंतर्गत ये बताया गया कि जिला अथवा उसके भाग में जहाँ पर भी चकबंदी क्रियाओं को संचालित किया जाना है, जिनको चकबंदी संक्रियाओं के अंतर्गत लाया गया है, और तो वो चकबंदी क्रिया के अधीन हो जाएगा। जिस जिला अथवा उसके भाग को विज्ञप्ति में चकबंदी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, तो पहला प्रभाव यही होगा कि उस दिनांक से वह क्षेत्र पूरा चकबंदी संक्रियाओं के अधीन समझा जाएगा। दूसरा, अधिकार अभिलेख का रखरखाव तथा प्रत्येक ग्राम के नक्शे खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी नए सिरे से। तो ये तैयारी का कार्य अब जिला उप संचालक चकबंदी करेंगे। अभी तक एक सिस्टम होता है, उसके तहत होता है, लेकिन जब चकबंदी के अधीन कोई क्षेत्र आ जाता है तो वहाँ पर फिर व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, ये याद रखना है। तो एक तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र या जिस भाग के लिए भी या जिस क्षेत्र के जिस जिले के लिए जो भी है, जो विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जा चुका है, विज्ञप्ति के दिनांक से वो चकबंदी संक्रियाओं के अधीन समझा जाएगा और इसी वजह से वहाँ पर कार्यवाहियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो पहली कार्यवाही तो ये कि जो भी अधिकार अभिलेख हैं उनका रखरखाव, एक चीज़ ये, और दूसरा नक्शा खसरा वार्षिक रजिस्टर जो भी हैं इनकी तैयारी उप संचालक करेंगे। तो इन जिला उप संचालक चकबंदी इनकी तैयारी करवाएंगे, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव ये है कि बिना बंदोबस्त अधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी व्यक्ति, कोई भी भूमिधर जो उस चकबंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो अपनी जमीन का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण और पशुपालन से असंबद्ध या के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। इसमें मत्स्य पालन भी आता है, कुक्कुट पालन भी आता है, तो इसमें सम्मिलित है। पशुपालन के अंतर्गत मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है। तो इनसे असंबद्ध प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, वो कर सकता है यदि वो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पहले से ही अपनी जमीन का प्रयोग इनसे असंबद्ध प्रयोजन में कर रहा है या कर रहा था और अभी भी कर रहा है, तो वो अपनी भूमि का प्रयोग
उस प्रयोजन हेतु करता रहेगा, उसे नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो नहीं कर रहा था तो अब वो आगे नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर रहा था वो आगे करता रहेगा। धारा 5 का जो दूसरा प्रभाव है वो ये है। तो संक्षिप्त में समझ लीजिए कि चकबंदी संक्रिया के अधीन या अंतर्गत रहने वाला कोई भी भूमिधर किसान खातेदार बिना बंदोबस्त अधिकारी के लिखित अनुमति के अपनी जमीन का प्रयोग कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन के असंबद्ध या के अलावा प्रयोग नहीं कर पाएगा। पशुपालन में मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन भी शामिल है। और दूसरी बात यह है कि कर सकता है कोई भी किसान अगर वो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पहले से ही अपनी भूमि का प्रयोग, अपनी जोत का प्रयोग विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से पहले से लगातार कर रहा है, तो वो आगे भी इनके अलावा भी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा था तो वो नहीं कर सकता है। बस कुल मिला के ये समझ लीजिए। तीसरी बात यह है कि अगर न्यायालय में, तीसरा प्रभाव है कि अगर न्यायालय में किसी भी भूमि से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित है तो न्यायालय के समक्ष या न्यायालय की अथॉरिटी रखने वाला कोई भी प्राधिकारी है उसके समक्ष अगर कोई कार्यवाहियां लंबित हैं तो वो उपसमित हो जाएंगी। पहली बात, वाद या कार्यवाही न्यायालय या ऐसे प्राधिकारी जिसके समक्ष लंबित हैं वो तदर्थ आदेश, तदर्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तदर्थ आदेश से, उनके आदेश से ही उपसमित होंगी, लेकिन वो तदर्थ आदेश होगा तो तदर्थ आदेश से वो कार्यवाहियां उपसमित हो जाएंगी, या आप यूं मान लीजिए उपसमित हो जाएंगी कार्यवाहियां। ठीक है, लेकिन ये तदर्थ आदेश जो न्यायालय या प्राधिकारी देगा वो पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात ही देगा, यानी कि सुनना तो उसे पड़ेगा ही, संबंधित पक्षकारों को सुनना पड़ेगा और तदर्थ आदेश वो दे देगा। तो कुल मिलाकर के वो सुनेगा, लेकिन विज्ञप्ति जारी हो गई है और विज्ञप्ति के प्रभाव की वजह से विज्ञप्ति में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह कार्यवाहियों को उपसमित कर देगा, तदर्थ आदेश दे देगा। ध्यान देने की बात यह है, जो चौथा प्रभाव है वो ये है कि वाद या कार्यवाहियां के उपशमन होने पर भी कुछ चीजें जो न्यायालय में उपसमित कर दी गई हैं या हो गई हैं वो चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं। जैसे कि कोई विवादास्पद अधिकार के संबंध में कोई वाद लंबित था तो वो आप चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं, या कोई स्वत्व के संबंध में प्रश्न से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित थी जो वहां उपसमित हो गई है तो वो प्रश्न, वो विवाद आप चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं। तो ये आप यहाँ उठा सकते हैं, स्वत्व के संबंध में और कोई विवादास्पद अधिकार है इसके संबंध में आप यहाँ उठा सकते हैं, अपने मामले को उठा सकते हैं। लेकिन जो न्यायालय में या न्यायालय की अथॉरिटी रखने वाला कोई प्राधिकारी है उसके समक्ष अगर कोई इस तरह की कार्यवाहियाँ चल रही थी तो वो उपसमित हो जाएंगी, और उपसमित तभी होंगी जब वह तदर्थ आदेश दे देगा। तदर्थ आदेश वो तभी देगा जब संबंधित पक्षकारों को सुन लेगा। इस तरह से ये धारा 5 के अंतर्गत प्रभाव बताए गए हैं। तो ये प्रभाव आपको याद रखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि कंसोलिडेशन एक्ट में कुछ है नहीं पूछने के लिए, जो कुछ पूछने के लिए है उतनी ही चर्चा मैं अपने वीडियो में करता हूँ और आगे करूँगा। तो इतना आप करते रहेंगे तो आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आगे चलते हैं तो आगे धारा 6 आती है। तो धारा 6 में ये बताया गया है, धारा 6 के अंतर्गत पावर है कि अगर धारा 4(2) के अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की गई है अगर ये रद्द नहीं होती तो धारा 5 लागू हो जाएगी, धारा 5 के प्रभाव आ जाएंगे। और अगर धारा 6 पहुंच गई, धारा 6 में पहुंच गई धारा 4(2) की विज्ञप्ति,
तो इसका मतलब है कि चकबंदी होगी ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार को ये शक्ति है कि वह अब धारा 6 का प्रयोग करते हुए वह चकबंदी को संपूर्ण रूप से, आंशिक रूप से रद्द कर सकती है। तो यह तो पूरे जिले के लिए या जो भी जहाँ भी है उसके लिए, या उस जिले के किसी भाग के लिए, या कुछ भागों के लिए, जैसा भी वो उचित समझती है, अगर उनके संबंध में वह अपनी विज्ञप्ति को रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो रद्दकरण के दिनांक से, कैंसिलेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन से वो क्षेत्र जो कैंसिलेशन के नोटिफिकेशन में हैं वो चकबंदी संक्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वहाँ चकबंदी नहीं होगी। यह पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर पूरी तरह से विज्ञप्ति में कहा गया है तो चकबंदी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गई। अच्छा, धारा 52 में भी व्यवस्था है, लेकिन धारा 52 में जो व्यवस्था है वो है चकबंदी होने के बाद की। धारा 4(2) की विज्ञप्ति की पूरी कार्रवाई होने के बाद, चकबंदी संक्रियाएं पूरी होने के बाद, धारा 52 का मतलब है कि वो चकबंदी संक्रियाओं की समाप्ति की बात करती है। लेकिन धारा 6 चकबंदी होने ही नहीं दे रही है। अगर धारा 4(2) में विज्ञप्ति जारी हो गई है और धारा 6 आ गई पहले धारा 52 के, तो चकबंदी होगी ही नहीं। तो धारा 6 चकबंदी शुरू होने ही नहीं देती है और धारा 52 चकबंदी संक्रियाओं को समाप्त कर देती है। ऐसे समझना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, धारा 4(2) जिसमें विज्ञप्ति है, धारा 5 जिसमें विज्ञप्ति के प्रभाव हैं, धारा 4 जिसमें धारा 6 जिसमें धारा 4(2) के अंतर्गत जो विज्ञप्ति है उसको कैंसिल करने का पावर राज्य सरकार को है। इस तरह से हमने धारा 5 और धारा 6 को समझा। अब हम ये समझते हैं कि जो अभी जो बात हुई थी कि चकबंदी अधिकारी के समक्ष आप विवादास्पद अधिकार के संबंध में कोई बात है, कोई मामला है तो आप उठा सकते हैं, स्वत्व के संबंध में प्रश्नों को आप उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाकी कार्रवाइयाँ जो लंबित थी वहाँ उपसमित हो जाएंगी न्यायालय के अंतर्गत या संबंधित प्राधिकारी के अंतर्गत जो न्यायालय की हैसियत रखता है। अब चकबंदी में चकबंदी अधिकारियों के पास भी कुछ पावर होते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार के अगर निर्विवाद मामले हैं, यदि कोई उत्तराधिकार का मामला है और उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो अगर कोई विवाद नहीं है तो फिर निपटारा, इस मामले का निपटारा चकबंदी करता ही कर देगा। तो चकबंदी कर्ता के पास पावर है। तो ये थोड़ा सा याद रखने की बात है। यहाँ कोई बहुत बड़े अधिकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर उत्तराधिकार के संबंध में कोई मामला है और वो निर्विवाद है, कोई विवाद ही नहीं है, तो उसमें फिर किसकी ज़रूरत है? किसी की नहीं। जो चकबंदी करता है वही उस मामले को निपटा देगा। और अगर अंतरण का मामला है और अंतरण पर भी कोई विवाद नहीं है, अंतरण का मामला है और वो भी निर्विवाद है, तो निर्विवाद अंतरण के जो मामले होंगे वो सहायक चकबंदी अधिकारी ही निपटा देंगे। तो इस तरह से चकबंदी के दौरान वो मामले निपटाए जाएंगे जिनमें विवाद नहीं है, जो निर्विवाद है, चाहे वो नामांतरण का हो और चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो। अगर निर्विवाद है तो चकबंदी के दौरान ही निपट जाएंगे। अब इसमें आगे ये भी कहा गया कि कुछ प्रतिबंध हमारे पास हैं कि अगर धारा 8 के अंतर्गत कोई कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो फिर प्रतिबंध हमारे पास हैं कि धारा 6 का प्रतिबंध लागू हो जाएगा। तो धारा 6 का में ये कहा गया कि अगर धारा 8 के अंतर्गत की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है तो धारा 6 का के अधीन किसी मामले को प्रग्रहण नहीं किया जाएगा। इससे हटकर के कोई अगर मामले हैं तो वो ग्रहण नहीं किए जाएंगे और न ही उनको जारी रखा जाएगा। जब ग्रहण ही नहीं किए जाएंगे तो फिर न ही वो जारी होंगे और न ही उनको निपटाया जाएगा, तो निपटेंगे भी नहीं। तो बातें तो तीनों लिख दी हैं। अरे भाई, जब हम किसी मामले को ग्रहण ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू कैसे होगा? और जब कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो फाइनल कैसे होगा? तो धारा 6 का में इतनी बात बता दी गई है। तो
ये आपको बता दिया गया है धारा 6 का के अंतर्गत। उसमें कहा गया है ये स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर की बात की गई है इसमें धारा 6 का के अंतर्गत। और यही प्रतिबंध है कि धारा 8 की यदि कार्रवाई हो गई है तो फिर धारा 6 का के अंतर्गत ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर धारा 8 की कार्रवाई नहीं हो गई है तो सक्सेशन के मामले ये निपटा देंगे, इसके पहले जो हमने बात की। और म्यूटेशन के मामले निर्विवाद होने चाहिए, अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफर। तो अगर धारा 8 स्टार्ट नहीं हुई है, धारा 8 की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, तो धारा 6 का के अंतर्गत जो मामले हैं वो निपटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर धारा 8 की कार्रवाई शुरू हो गई है तो फिर धारा 6 का के अंतर्गत जो भी मामले लेने की शक्ति है फिर वो आप नहीं ले पाएंगे। ये धारा 6 का में बताया गया है और ये प्रतिबंध धारा 8 में लगाया गया है। धारा 8 कहती है कि अगर हम शुरू हो गए तो धारा 6 का के अंतर्गत कोई भी नहीं आएगा। जब तक हम नहीं शुरू होते तब तक धारा 6 का के अंतर्गत लोग आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर धारा 8 में ऐसा क्या है कि उसने कहा कि हम शुरू हो गए तो फिर हम आपको नहीं लेंगे, धारा 6 का को नहीं लेंगे। तो धारा 8 का में चकबंदी के संबंध में जो भी प्रपत्र तैयार करने होते हैं उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। धारा 8 का के अंतर्गत जिला उप संचालक चकबंदी जो होते हैं वो कटक में जो भी कटक है, जो भी एरिया है चकबंदी का, उसमें तैयार किए गए खसरे एवं वार्षिक पंजियों का पुनरीक्षण कराने की अपेक्षा की जाती है। तो चूंकि अब यहाँ पर प्रपत्र तैयार हो चुके होते हैं तो फिर वो उत्तराधिकार और नामांतरण करना मुश्किल हो जाता है। चूंकि अब या तो यही करते रहेंगे तो चकबंदी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। तो पहले नोटिस दे दिया जाता है कि जिसको ऐसे कराना हो तो आप करा लीजिए, जिसके पास इस प्रकार के निर्विवाद मामले हैं, अगर हैं किसी के पास कुछ भी तो उतना समय है उसके अंतर्गत करा लीजिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, चूंकि फिर धारा 8 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए धारा 8 में ये कहा गया कि अब प्रपत्र स्टार्ट बनना शुरू हो जाएंगे, तैयार करवाएंगे। और जब ये प्रपत्र तैयार करवाएंगे जिला उप संचालक चकबंदी तो धारा 6 का में जो बात की गई है सक्सेशन की, ट्रांसफर की, वो परिवर्तन यहाँ होना संभव नहीं होंगे। एक परिवर्तन यहाँ पर होना संभव है कि जब ये प्रपत्र धारा 8 के अंतर्गत तैयार कराए जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि अगर किसी भी जोत में, किसी भी भूमि में एक से अधिक स्वामी हैं तो उनका अंश निश्चित किया जाएगा। इतना धारा 8 के प्रपत्र तैयार करते समय मात्र किया जाएगा। तो धारा 8 के अंतर्गत अंशों को निश्चित किया जाएगा। धारा 6 का के अंतर्गत सक्सेशन और ट्रांसफर के निर्विवाद मामले निपटाए जाएंगे। धारा 6 में कैंसिलेशन है। धारा 4(2) का जो भी नोटिफिकेशन है उसके कैंसिलेशन की बात करती है। तो फिर हम आगे जाएंगे ही नहीं, फिर कोई सेक्शन ही लागू नहीं होगा, खत्म ही हो गया मामला। तो धारा 6 चकबंदी ही खत्म कर देती है। और धारा 52 पूरी चकबंदी के बाद ये घोषणा करती है कि भाई चकबंदी पूरी हो गई, अब आप अपना काम करिए, आप फ्री हैं हमसे। तो धारा 8 समझ में आ गई होगी, ये बात करती है। और साथ में धारा 7 भी देख लेते हैं, छोटी सी धारा है। वो ये कहती है कि नक्शों का भी पुनरीक्षण होगा। तो धारा 7 के अंतर्गत नक्शों के पुनरीक्षण की बात की गई है और ये भी जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा ही कराया जाएगा। प्रपत्र भी धारा 8 के अंतर्गत जिला उप संचालक चकबंदी के द्वारा ही करवाया जाएगा। तो यहाँ अधिकारी को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि वो MCQ है, साइकोलॉजिकली कैसे भी आपके साथ ट्रीट करेगा, आपको प्रिपेयर रहना है। इस बात से डरना है आप आयोग के, अगर एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो धारा 7 भी हो गया। जिला उप संचालक चकबंदी के द्वारा नक्शों का पुनरीक्षण, प्रपत्र तैयार कराएंगे जिला उप संचालक चकबंदी, धारा 8 के अंतर्गत। तो इस तरह से धारा 5 प्रभाव, धारा 6 कैंसिलेशन, धारा 6 का सक्सेशन एंड ट्रांसफर के अनडिस्प्यूटेड मैटर्स,
धारा 7 नक्शों का पुनरीक्षण, धारा 8 प्रपत्र चकबंदी के लिए तैयार कराना, और अगर एक से अधिक स्वामी हैं तो उनके अंशों को डिक्लेयर करना, निश्चित कराने का काम करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 9 से पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जो काम का है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेल्प कर पा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।